नमस्कार दोस्तों, मैं करण गंगवार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने संस्थान परीक्षा गुरु पर। तो सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी आर स्पेशल बैच। मैं बता रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए परीक्षा गुरु के साथ में। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप देख पा रहे होंगे हम लोग पढ़ रहे हैं आर स्पेशल बैच और आर में लगभग में 3 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज है आर अगर देखा जाए वाक शुद्धि की चौथी क्लास। इससे पहले टॉपिक हम पढ़ चुके हैं विशेषण, जिसमें 10 से 11 क्लासें हुई थी। तो आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए। बता रहा हूं मैं आपको, दिसंबर तक आपका ये बैच पूरा कंप्लीट होने वाला है और इस बैच के माध्यम से आपको पूरे 60 में 60 नंबर आएंगे। मैं विश्वास दिला रहा हूं आपके लिए, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। अब देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उस पर हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट क्लास में कुछ हमने रूल्स के बारे में समझा था, शायद आपको याद आ रहे होंगे। तो कुछ नियम हमने पढ़े थे। मैंने आपको बताया था, अगर देखा जाए बिंदियों के बारे में, मैंने कहा था सर बिंदियां क्या होती हैं, बिंदी कौन सी कहाँ लगती है, इन चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। याद आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर जो 15 है वो है बिंदी का नियम। क्लास को शेयर करते रहिए इसी तरह से आप लोग, है ना, ठीक है। तो रूल नंबर 15 जो है बिंदी का नियम है और बिंदियां मैंने बताई थी 4 तरह से होती हैं, ठीक है। 4 तरह की होती हैं, ठीक है। अब देखो बिंदियों के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ रूल्स के बारे में हमने समझा था। तो रूल नंबर हमने पढ़ा था 51। इसके अलावा 50 अगर देखा जाए 50A 50B इस तरह से। इसके अलावा रूल नंबर 50C हमने पढ़ा था। इसके अलावा पढ़ा था रूल नंबर 16, है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा था रूल नंबर अगर देखा जाए 17, संयुक्त वर्णों के बारे में समझा था, जिसमें हमने हा के बारे में समझा था, हा का संयुक्त वर्ण रूप क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था दा का संयुक्त वर्ण रूप क्या होता है। तो इन्हीं सभी रूपों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आगे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पद संबंधी नियम। तो पदों के अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर वर्तनी भी आती है, ठीक है। वर्तनी जो हम पढ़ चुके हैं, वर्तनी भी आती है, गौर से सुनना। इसके अंदर वर्तनी भी आती है, जिसके काफी हद तक नियम हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय के प्रकार की भी अशुद्धियां होती हैं वाक्य के अंदर। पद संबंधी अशुद्धियां होती हैं, पद क्रम संबंधी अशुद्धियां होती हैं। और पद क्रम में हमने रूल्स पढ़ लिए थे, अगर देखा जाए 3, 19, 20 और 21। इसके अलावा रूल नंबर हमने पढ़ा था, अगर देखा जाए 22। इसमें बताया था वाक्य में यदि कर्ता का विस्तार, तो कर्ता ठीक है, तो कर्ता के विस्तार को कर्ता से पहले लिखा जाएगा। जैसे दशरथ के पुत्र राम अयोध्या के राजा थे, तो यहाँ पर कर्ता है, कर्ता से पहले कर्ता का विस्तार है, तो हमेशा कर्ता से पहले लिखा जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो आपकी स्टार्ट हो रही है रूल नंबर अगर देखा जाए 23 से। तो रूल नंबर जो है वो 23 है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो जिस तरह से हमने पढ़ा था ना, कर्ता का विस्तार कर्ता से पहले लिखा जाता है, इसी तरह से कर्म का जो विस्तार होता है, कर्म का विस्तार कर्म से पहले लिखा जाता है। कर्म का विस्तार कर्म से पहले लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। तो कर्म का विस्तार कर्म से पहले लिखा जाता है, ठीक है। ये है हमारा रूल नंबर 23। और रूल नंबर 24 की अगर हम बात करें, ठीक है, रूल नंबर 24 की बात करें तो इसमें क्या होता है, क्रिया का विस्तार जो होता है, क्रिया का विस्तार, क्रिया का विस्तार, क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले लिखा जाता है, क्रिया से पहले लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब देखिए जो अब तक हमने पढ़ा है, जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं, अगर देखा जाए उन सभी रूल्स का मैं बिल्कुल निचोड़ आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लास को पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है अब तक, वो क्या पढ़ा है, वो ये पढ़ा है। तो बहुत निचोड़ में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अगर देखा जाए शॉर्ट ट्रिक्स के रूप फॉर्म में हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर वो क्या था बताइए, जैसे था कर्ता, मैंने था कि कर्ता, मैंने बताया था कर्ता का विस्तार जो होता है, कर्ता का विस्तार जो होता है वो हमेशा कर्ता से पहले लिखा जाएगा, ठीक है, कर्ता से पहले लिखा जाएगा। इसी तरह से जो कर्म का विस्तार होता है, कर्म का विस्तार जो होता है, कर्म का विस्तार जो होता है वो हमेशा कर्म से पहले लिखा जाएगा। इसी तरह से आपको समझना है, ठीक है। जो क्रिया का विस्तार होता है, क्रिया का विस्तार जो होता है वो जो है वो क्रिया से पहले लिखा जाएगा। किससे पहले लिखा जाएगा, क्रिया से पहले लिखा जाएगा। तो ये है आपका, अगर देखा जाए बिल्कुल बहुत शॉर्ट में निचोड़। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें समझना है
ठीक है, जो भी अगर देखा जाए सेंटेंस होगा वो इस फॉर्म में होने वाला है, इस रूप में होने वाला है। तो कर्ता का विस्तार कर्ता से पहले होगा, कर्म का विस्तार कर्म से पहले होगा और क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले होगा। तो बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। आगे फिर नेक्स्ट कुछ रूल्स के बारे में हमें समझना है जो इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 यानी नियम जो है वो 25 क्या कहता है? नियम 25 कहता है जो हमारा कारक होते हैं, कारक होते हैं 8 कारकों में जो संबोधन कारक होता है वो हमेशा वाक्य से पहले लिखा जाता है। तो गौर सुनना, यहाँ पर जो संबोधन कारक होता है, ठीक है, संबोधन कारक या हम बोल सकते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह वाक्य से पहले लिखा जाता है, वाक्य से पहले लिखा जाता है, वाक्य से पहले लिखा जाता है। सर एग्जाम्पल बताइए तब समझ में आएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे आ गया जैसे आ गया हे राम रक्षा करो। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है, ये हमेशा क्या आ रहा है? वाक्य से पहले आ रहा है। तो जब भी संबोधन कारक जो होता है वो हमेशा वाक्य से पहले लगता है। यही हमारे वाक्य क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और सब बिल्कुल और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। चलिए, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है रीना गुजर गई। देखो, अरे ऐसे लिखना है, अरे रीना गुजर गई, रीना गुजर गई। तो आप देखो यहाँ पर जो अरे है ये हमेशा संबोधन है और संबोधन क्या आता है? वाक्य से पहले आता है। तो संबोधन जो ये वाक्य शुद्धि का नियम है कि संबोधन जो होता है वो हमेशा वाक्य से पहले आता है, वाक्य से पहले आता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर अगर देखा जाए 26 की तरफ। रूल नंबर जो है वो है 26। ठीक है, तो बताइए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 26 कहता है अगर यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, गौर से सुनना, यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है तो गौण कर्म पहले, तो गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में लिखा जाता है। ठीक है, बाद में लिखा जाता है। एग्जाम्पल आ गया, मां ने रामलाल को फल काटकर खिलाया, फल काटकर खिलाया। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे सर रामलाल जो है वो हमारे गौण कर्म है। क्या है? रामलाल जो है वो गौण कर्म है और वास्तव में खाने वाला मुख्य कर्म क्या है? फल। तो ये हमारा मुख्य कर्म है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो, गौण कर्म जो होता है वो अगर देखा जाए पहले आता है द्विकर्मक क्रिया में और मुख्य कर्म हमारा क्या होता है? बाद में होता है। बिल्कुल कमेंट करते रहिए, क्लास को सभी लोग शेयर करते रहिए, है ना।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मुख्य कर्म होता है वो अगर देखा जाए बाद में आता है, गौण कर्म पहले आता है। अगर वाक्य द्विकर्मक क्रिया का है तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रूल नंबर 26 का, बिल्कुल। उसके बाद हम रूल नंबर 27 पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर रूल नंबर अगर देखा जाए 27 की तरफ। तो रूल नंबर 27 क्या कहता है? रूल नंबर 27 कहता है जैसे राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र को लिखा। सेंटेंस ये है, राम ने पत्र को लिखा। तो बताइए ये सेंटेंस जो है वो सही है या गलत? एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग। ठीक है, ये सेंटेंस गलत है या सही है? तो बता दूं सर ये गलत है। अगर वाक्य में जो कर्ता है, अगर सजीव है कर्ता, वाक्य में कर्ता अगर सजीव है तो उसके साथ हम कारक चिन्ह विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाक्य में अगर देखा जाए कर्म जो है अगर वो निर्जीव है, अगर वाक्य में कर्म जो है वो निर्जीव है तो उसके साथ हम विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। गौर से सुनना, यानी सजीव कर्ता के साथ हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं और निर्जीव कर्म के साथ हम विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सर ये सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा? तो ये सेंटेंस हो गया हमारा गलत। ये ऐसे लिखा जाएगा, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। क्या हो गया? राम ने पत्र लिखा। तो आप देख पा रहे होंगे कर्ता है सजीव, सजीव के साथ विभक्ति सहित, तो सजीव कर्ता जो होगा विभक्ति सहित होगा, लेकिन कर्म जो है वो अगर निर्जीव है तो विभक्ति रहित होगा। क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, विभक्ति रहित है। और इस तरह के सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? सही होते हैं। और ऐसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो रूल नंबर 27 क्या कहता है? रूल नंबर 27 ये कहता है, अगर वाक्य में अगर कर्म जो है वो निर्जीव है, कैसा है? गौर से सुनना, अगर वाक्य में कर्म निर्जीव है तो उसके साथ हम को का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वाक्य में कर्म जो है वो निर्जीव है तो हम को का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यदि वाक्य में कर्म निर्जीव होता है तो कर्म विभक्ति रहित होता है, तो कर्म विभक्ति रहित होता है, विभक्ति रहित होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें कर्म जो है वो निर्जीव है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा और हमारा आंसर ये सही होगा। निर्जीव के साथ हम को का प्रयोग यानी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसी में सेम अगर देखा जाए तो आगे हमें और समझना है। रूल नंबर 28 जो है वो ये कहता है, यदि वाक्य में कर्म सजीव है, यदि वाक्य में कर्म सजीव है तो विभक्ति सहित लिखा जाएगा, तो विभक्ति सहित होगा, तो विभक्ति सहित होगा, तो विभक्ति सहित होगा। ठीक है, तो यहां पर समझो जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो आप देख पा रहे होंगे सर इस वाक्य के अंदर जो कर्म है वो हमारा क्या है? सर कर्म जो है वो हमारा क्या है? सजीव है। अगर कर्म सजीव है तो सर उनके साथ हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी कर्म सजीव है तो विभक्ति सहित होगा,
कैसे होगा? विभक्ति सहित होगा। और कर्म अगर निर्जीव है तो विभक्ति रहित होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर वाक्य के अंदर कर्म सजीव है, अगर वाक्य में कर्म सजीव है तो हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और वाक्य में अगर देखा जाए कर्म निर्जीव है तो हम उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, अगर ये एग्जाम्पल अगर ऐसा होता, राम ने रावण मारा, वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? तो भाई गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कर्म जो आ रहा है वो सजीव आ रहा है, और सजीव के साथ हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? गलत होने का एक कारण है क्योंकि सजीव कर्म के साथ हमेशा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ऊपर वाला हमारा सेंटेंस सही है और लास्ट वाला हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो ये हो गया रूल 28 और आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए, इसका एक अपवाद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर अगर देखा जाए 29 क्या कहता है, सुनो। रूल नंबर 29 क्या कहता है? वो ये कहता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। यदि वाक्य में बजाना या बढ़ाना, यदि वाक्य में बजाना या बढ़ाना क्रिया हो, बढ़ाना क्रिया हो तो कर्म सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हमेशा कर्म विभक्ति सहित होगा। विभक्ति सहित का मतलब विभक्ति के साथ होगा। सर ये समझ में नहीं आया, समझाओ एग्जाम्पल से। बहुत बढ़िया। जैसे आ गया क्वेश्चन, आ गया राम ने बांसुरी बजाई। अब क्वेश्चन आ गया, ये वाक्य सही है या गलत है? राम ने बांसुरी बजाई, बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? एक बार कमेंट करके बताओ। राम ने बांसुरी बजाई, वाक्य सही है गलत है? बहुत बढ़िया, ये सेंटेंस गलत है। सर क्यों गलत है? गलत क्यों है? क्योंकि मैंने बताया है, जब भी बजाना क्रिया आए या बढ़ाना क्रिया आए तो कर्म हमारा चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हमेशा कर्म विभक्ति सहित होगा। तो राम ने बांसुरी बजाई नहीं, राम ने बांसुरी को बजाया। ठीक है, तो अब यहां पर ऐसा बनेगा, राम ने बांसुरी को बजाया। तो आप देख पा रहे होंगे। अब देखो, जब यहाँ पर बजाने की बात हो रही है, तो हमारा कर्म जो है चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हमेशा उसके साथ हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आ गया, राजू ने या रोहन ने ढोल को बजाया। तो आप देख पा रहे होंगे, भले ही क्रिया हमारे जो कर्म जो है हमारा निर्जीव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बजाने की बात हो रही तो हम यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो एक बात सुनिए, यदि वाक्य में बजाना बढ़ाना क्रिया हो तो कर्म सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हमेशा कर्म विभक्ति सहित लिखा जाएगा। स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बस ये बता दिए, एक बार कमेंट करें फटाफट, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से पढ़ते रहिए, है ना। तो ये रूल्स हो गया हमारे साथ 29, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब आपने देखा होगा, रूल नंबर आ जाओ 30 पे। रूल नंबर जो है वो हमारा है 30। अब जो एक बात सुनो, अगर हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो नाम से पहले हमेशा उसकी उपाधि लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? उपाधि। और नाम के बाद हमेशा उसकी क्या लिखी जाती है? डिग्री लिखी जाती है। तो एक ये रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले हमेशा, अगर आप नाम के साथ उपाधि और डिग्री लगाना चाहते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के नाम के साथ डिग्री और उपाधि लगाना चाहते हैं, तो हमेशा उपाधि जो होगी वो नाम से पहले लिखी जाएगी, और सर जो डिग्री होगी वो हमेशा नाम के बाद लिखी जाएगी। सर कैसे लिखी जाएगी? तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है डॉक्टर रामलाल MBBS। तो आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर जो है वो इनकी उपाधि है। डॉक्टर क्या है? इनकी उपाधि है। रामलाल क्या है? कोई नाम है। और डिग्री जो है वो इनकी अगर देखा जाए बाद लिखी जाएगी। तो जब भी अगर देखा जाए सेंटेंस आएगा तो इसी फॉर्म में आपको लिखना है। उपाधि को आप बाद में नहीं लिखेंगे, उपाधि को हमेशा पहले लिखेंगे, उसके बाद नाम लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? डिग्री लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो रहा है? बस एक बात कमेंट करो। तो यहां पर समझ लो, उपाधि या योग्यता, उपाधि या योग्यता जब किसी व्यक्ति के नाम के साथ लिखते हैं, नाम के साथ लिखते हैं, तो उपाधि नाम से पहले, उपाधि नाम से पहले और डिग्री नाम के बाद लिखी जाती है। डिग्री नाम के बाद लिखी जाती है, बाद लिखी जाती है। क्या ये नियम आपको समझ में आ रहा है? बस एक बात बता दूं, ऐसे सारे क्वेश्चन में PYQ कराऊंगा। अब इस तरह आपको नियम पढ़ा रहा हूं, ये नियम आप पढ़ते जाइए। कोई जब तक ये नियम पढ़ेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन गलत करते रहेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। रूल नंबर ये हमारा 30 था। बहुत बढ़िया, इसी तरह से पढ़ते रहिए आप, लगातार कंटिन्यू क्लास को समझते रहिए। यह है रूल नंबर हमारा 31। जो अगर किसी भी वाक्य में अगर क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है, गौर से समझना, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो क्रिया विशेषण को हमेशा क्रिया से पहले लिखा जाता है। तो रूल जैसे एग्जाम्पल आ गया, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें चलना क्या है? क्रिया है, और उसकी विशेषता जो है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। तो ये क्रिया विशेषण जो है वो हमेशा वाक्य में क्रिया से पहले लिखा जाएगा। ये भी नियम है, ठीक है। आप क्रिया विशेषण को बाद में नहीं लिख सकते। तो ये होगा वाक्य, यदि वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है, यदि वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है तो क्रिया विशेषण को
क्रिया से पहले लिखा जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे सर वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है और क्रिया से इसको हमेशा पहले लिखा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 32 की तरफ। बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्लास को समझते रहिए। जितनी आप मेहनत से पढ़ेंगे, रूल्स को समझेंगे, ये रूल्स भले ही आपको अभी थोड़ा बोरिंग लगते हो कि सर ये नियम आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसका जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है आपके लिए, अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों में हम आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ा रहे हैं, जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इस तरह से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जुड़े रहिए और इसी तरह से क्लास को पढ़ते रहिए, है ना। क्लास को शेयर भी कर दीजिए बीच में, है ना। शेयर करने से क्या होता है, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, किसी और व्यक्ति को, जिस व्यक्ति तक इस क्लास नहीं पहुंच पा रही है उसको भी बेनिफिट मिलेगा और उसका भी सिलेक्शन होगा, आपको दुआएं देगा। किसी की दुआएं जो होती हैं, है ना, कभी भी वो लग जाती हैं आपके लिए। ठीक है, तो क्लास को शेयर करते रहिए। रूल नंबर 32 ये कहता है, अगर किसी वाक्य में अगर किसी वाक्य में कालवाचक एवं स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग एक साथ होता है तो कालवाचक क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण से पहले रखा जाता है। सर एग्जाम्पल दो तब समझ में आएगा। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया। थ्योरी आप लिखते रहिए, एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी आप लिखिए। चलिए एक एग्जाम्पल आपको बताना है, ये सही है गलत है। सीमा बरेली 4 बजे जाएगी। अब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। बस ये बताना है ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, कमेंट करके बताइए। तो बताइए ये सही है गलत है। तो बिल्कुल ये गलत है। अच्छा क्यों गलत है? क्यों गलत है? गलत होने का कारण क्या है? सर गलत होने का कारण ये है, मैंने बताया था अगर किसी वाक्य में कालवाचक एवं स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग एक साथ होता है तो कालवाचक क्रिया विशेषण को पहले और स्थानवाचक को बाद में। तो यहाँ पर स्थानवाचक जो होगी वो बाद में जाएगी और कालवाचक हमारी क्या आएगी, पहले आएगी। इसका मतलब ये हुआ सेंटेंस ये इस तरह से होगा, सीमा 4 बजे बरेली जाएगी। देखो बरेली है स्थान और स्थान लिखा जाएगा बाद में, स्थानवाचक बाद में और कालवाचक पहले लिखा जाएगा। सेंटेंस बिल्कुल सेम है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आपके गलत हो जाते हैं। ये सेंटेंस जो होगा हमारा वो क्या होगा, सही होगा।
क्या आप बात समझ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कमेंट करते रहिए, आंसर बताते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए मेहनत से, क्लास को भी शेयर करते रहिए इसी तरह से। चलिए, तो आपके ये रूल हो गए 32। इसी तरह से आपको हमें और भी रूल्स पढ़ने, मैंने बताया था ना, कम से कम अगर देखा जाए है तो 50 नियम कवर करने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है एक बार? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर अगर देखा जाए, रूल नंबर 33 की तरफ देखो। रूल नंबर 33 ये कहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी हम किसी चीज का आग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं, वैसे पूछते हैं ना, एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा ना, तुम आओगे ना, तुम आओगे ना। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, सुनना गौर से। हम कर रहे हैं आग्रह। जब आग्रह किया जाता है तो जो नहीं या ना होता है वो हमेशा क्रिया के बाद लिखा जाता है। पूछा जा रहा है ना कि तुम आओगे ना, अगर ऐसा कभी होता है आग्रह करने पर जो क्रिया के बाद हमेशा नकारात्मक या नहीं या ना का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो लिख सकते हैं आग्रह करने पर, आग्रह करने पर ना या नहीं का प्रयोग, ना या नहीं का प्रयोग वाक्य में क्रिया के बाद करते हैं, वाक्य में क्रिया के बाद करते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, तुम आओगे ना, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो है ही है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी ना अव्यय, ना अव्यय का प्रयोग वाक्य में क्रिया के बाद करते हैं, तुम आओगे ना। ठीक है, बढ़ते हैं रूल नंबर 30। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 34 की तरफ। रूल नंबर 30 क्या कहता है? 34, वाक्य में ना या नहीं का नकारात्मक रूप में प्रयोग, रूप में प्रयोग हमेशा क्रिया से पहले करते हैं, हमेशा क्रिया से पहले करते हैं, क्रिया से पहले करते हैं। सर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल क्वेश्चन आ गया, वह स्कूल नहीं जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारी क्रिया है नेगेटिव की फॉर्म में, नकारात्मक के रूप में, हमेशा नहीं का प्रयोग जो हम करेंगे वो क्रिया से पहले करेंगे। तो ये भी रूल्स है हमारा, वाक्य ना या नहीं का नकारात्मक रूप में प्रयोग हमेशा क्रिया से पहले किया जाता है, क्रिया से पहले किया जाता है। तो ये आपके कुछ नियम थे, जिन नियमों को हमने पढ़ा है, समझा है। इसके अलावा कुछ और भी नियम आते हैं, वो हमारे पदों से संबंधित होते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी नियम होते हैं जिनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनता है। और उन नियमों में आपने इसे सुना होगा, है और हैं का नियम क्या होता है, है का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैं का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है जो हमारा गलत हो जाता है।
अब बढ़ेंगे रूल नंबर हम लोग 35 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? रूल नंबर 35 की तरफ एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब बताओ ये सेंटेंस जो है वो सही है या गलत है? ये एग्जाम में आएगा और हमारे ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे होते रहते हैं गलत। तो बताओ ये वाक्य जो है वो शुद्ध है या अशुद्ध है? कमेंट करते रहिए, समझते रहिए, बताइए एक बार। गलत है भाई, बिल्कुल सही है, गलत है। क्यों गलत है? गलत होने का कारण क्या है? गलत होने का कारण जो है, वह शब्द जो है वो एक वचन में है, लेकिन हमारी जो क्रिया है ये जो होती है वो बहुवचन का प्रयोग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ सर है क्या दो तरह का होता है? हाँ बिल्कुल सही बात है जो है वो दो तरह का प्रयोग होता है। ऐसे एक है लिखा हुआ होगा, इसका अर्थ जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, और एक जो है होगा वो इस तरह का होगा, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अलग होता है। तो दोनों पे हमें चर्चा करनी है। सर इसका यूज हम कहाँ करेंगे? अगर इसका यूज हम कहाँ करेंगे और इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इन दोनों बातों को आपको समझना है, किसका यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, तो बात करते हैं सर इस है का हम जो प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं सर एक वचन के साथ। एक वचन के साथ इसका प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग जो होता है वो होता है बहुवचन के साथ। किसके साथ होता है? बहुवचन के साथ। तो इसका यूज होता है एक वचन के साथ, और इसका यूज होता है सर बहुवचन के साथ। तो आपको यहाँ पर समझना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। बहुत बारीक सी बात है, और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं? गलत होते हैं। ठीक है, तो ये अब देखो ये जो सेंटेंस है वो हमारा गलत है, पर ये सही कब होगा? सही होगा इस तरह से, यही एग्जाम्पल हम लिखें, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इसको ऐसे लिखना होगा बिना बिंदी के, और ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। तो सर इस है का यूज हम कहाँ करते हैं ये आप बताइए। सर इस है का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इस है का प्रयोग करते हैं हम इस तरह के सेंटेंसों में। देखिए आप, एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूं, जैसे आ गया देखो, इस वाले है का एग्जाम्पल ये हो गया हमारा, इस वाले है का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैं लिख दिया, अगर देखा जाए पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब देखो यहां पर पिताजी आ रहे हैं, रिस्पेक्ट के लिए हमेशा जो एक वचन अगर देखा जाए कोई व्यक्ति है, जब भी उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी तो हमेशा हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो है भी जो होगा हमारा वो किस में होगा? बहुवचन में होगा, और ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? सही होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यूज ऑफ, अगर हम है की बात करें तो अगर है वो एक वचन आता है, और है जो है वो बहुवचन के साथ आता है। ये माइनर मिस्टेक की वजह से क्या होता है, आपका क्वेश्चन क्या होता है? गलत होता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? एक बार कमेंट करेंगे, फटाफट चीज़ों को समझेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, जल्दबाजी कहीं की नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, है का जो प्रयोग होता है वो बहुवचन के साथ होता है, और किसके साथ होता है? सर आदर के लिए होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये हमने बचने का टॉपिक जब मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था तो बताया भी था, आदर के लिए और सम्मान के लिए। तो जहाँ भी आदर की बात करें और सम्मान की बात करें, आदर के लिए और सम्मान के लिए हमेशा हम और बहुवचन के साथ हमेशा हम इसका प्रयोग करेंगे, और एक वचन के साथ हम लोग इस है का प्रयोग करेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है और है में अंतर क्या होता है? है और है में अंतर क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 36 की तरफ। रूल नंबर 36 जो है वो रूल्स जो कहलाता है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा में सही है। और अगर देखा जाए
इन दोनों के अंदर कौन सा मैं सही होता है और कहां पर किसका प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया, रोहन कमरे में बैठा है, कमरे में बैठा है। बोलो ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। एक बार कमेंट करके बताएंगे सेंटेंस जो है वो सही है या गलत है। कमेंट करके बताएंगे सेंटेंस सही है या गलत है। बहुत बढ़िया, सेंटेंस गलत है। सर गलत क्यों है? क्योंकि कमरे के अंदर कोई चीज होगी तो हम उस समय इस में का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर सर किस में का प्रयोग करेंगे? हम सर इस में का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं सर, ये वाला जो में होता है वो होता है सर गलत, इसका कोई मतलब नहीं होता है। और ये वाला मैं भी हमारा क्या होता है? गलत होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। और बता दूं आपके लिए, ये वाला जो मैं है वो हमारा सही है, और ये वाला जो में है वो भी हमारा सही है। और इस मैं का जो हम प्रयोग करते हैं, अब ये सेंटेंस में हटा रहा हूं, ये तो बाद में भी हम लिख लेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस में का जो प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं सर अंदर के रूप में, और इस मैं का जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। तो जब भी सेंटेंस अगर देखा जाए अंदर की बात करेगा, किसकी बात करेगा? अंदर की बात करेगा, भीतर की बात करेगा, तो हमें क्या लगाना है सर? में लगाना है। क्या लगाना है? में। वो भी ए वाला लगाना है, इसके साथ बिंदी है, अंदर या भीतर ऐसे कुछ भी लिखा हुआ। एग्जाम्पल दूं इसका? एग्जाम्पल इसके जस्ट आगे लिख रहा हूं, आप समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल जो है वो इसके सामने है, साइकिल कमरे में रख दो। ऐसे लिखो, फल कमरे में रख दो। तो आप देख पा रहे होंगे में और मैं में अंतर होता है। यहां पर ये में बिल्कुल सही है। जब अंदर की बात होगी, भीतर की बात होगी, तो हम इस तरह के में का प्रयोग करेंगे। और जब बात होगी खुद की, मैं स्कूल जाता हूं, अगर जब खुद की बात होगी तो हम इस तरह के मैं का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि बिंदी भी लगाएंगे और मैं स्कूल जाता हूं। और ये सेंटेंस हमारा क्या होगा बेटा? ये सेंटेंस होगा हमारा सही। क्या होगा? सही। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, बातों को समझना है। जब ये में आएगा तो ये सही है, ये वाला में नहीं होता है, ये वाला मैं सही है, और ये वाला मैं क्या होता है? गलत होता है। पर इस वाले में का जो प्रयोग करते हैं हम, वो अंदर या भीतर के रूप में करते हैं। और इस वाले मैं का जब हम प्रयोग करते हैं तो स्वयं के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम, आपने देखा होगा इंग्लिश में इन बोलते हैं, इसमें आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये रूल नंबर है हमारा 36। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बस एक बात बता दीजिए आप। और आज हम एक लास्ट रूल और पढ़ेंगे, उसके बाद जब भी क्लास होगी, मैं बता रहा हूँ एक क्लास शायद और होगी, उसके बाद हम कुछ शब्दों को समझेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल परेशान होना नहीं है, टॉपिक ज़्यादा नहीं बचा है, हम नियम लगभग में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक क्लास या दो क्लास और पढ़नी है, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन लगाने हैं और ये टॉपिक आपका कवर होने वाला है।
चलिए अब आते हैं रूल नंबर 37। सर कितने नियम हैं? बिल्कुल नियम बहुत हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हमें नियम कुछ और पढ़ने हैं। और वो रूल्स है ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम, जैसे आपने देखा होगा बच्चे इस तरह के भी क्वेश्चन गलत करते हैं। जैसे आ गया संस्कृति, क्या आ गया? तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी ये लोग ज्यादातर गलत करते हैं। लेकिन ये संस्कृति लिखा हुआ गलत है। क्या लिखा हुआ गलत है? गलत क्यों है? क्योंकि अगर ता शब्द के लास्ट में आता है, ता अगर शब्द के लास्ट में आता है तो मात्रा छोटी ई का प्रयोग करते हैं। तो लिख लो भाई, ता शब्द के अंत में आने पर, ता किसी भी शब्द के अंत में आने पर, किसी भी शब्द के अंत में आने पर, अंत में आने पर, ता किसी भी शब्द के अंत में आने पर ई, छोटी ई का प्रयोग करते हैं। छोटी ई का प्रयोग करते हैं। अगर सोचो ता किसी शब्द के लास्ट में आता है तो हमें जो प्रयोग करना है वो छोटी ई का प्रयोग करना है। कैसे सर? जैसे एग्जाम्पल आ गया संस्कृति। तो संस्कृति में आप देख पा रहे होंगे ता जो है वो शब्द के लास्ट में आ रहा है, तो हमें क्या करना है सर? छोटी ई का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? छोटी ई का प्रयोग करना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे एक शब्द आपने सुना होगा राष्ट्रपति, है ना? तो राष्ट्रपति जो है उसके लास्ट में ता है, तो सर छोटी ई का प्रयोग करेंगे। और एक शब्द आपने और पढ़ा होगा प्रकृति, तो प्रकृति में भी ला ता क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है, तो छोटी ई का प्रयोग करेंगे। तो सुन लो, ता किसी भी शब्द के अंत में आए तो हमेशा वहां पर छोटी ई का हम प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? छोटी ई का प्रयोग करेंगे। लेकिन बिल्कुल गलत ये अगर देखा जाए, लेकिन उन शब्दों के साथ सही होगा जब वो शब्द क्रिया वाला नहीं होगा। अगर शब्द क्रिया वाला है, शब्द अगर क्रिया वाला है और उसके लास्ट में अगर ता है, तो हम बड़ी ई का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, बड़ी ई का प्रयोग करेंगे। सर कैसे करेंगे? एग्जाम्पल दो, बताओ पहले। चलो पहले एग्जाम्पल ही समझ लो। जैसे लिखा हुआ हंसती, खेलती, कूदती, हंसती, खेलती, कूदती। आप देख पा रहे हो ये सभी उदाहरण जो हैं वो क्रिया वाले हैं। और क्रिया वाले उदाहरणों में अगर ता लास्ट में आता है, क्रिया वाले उदाहरणों में अगर ता लास्ट में आता है तो हम बड़ी ई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं नोट करके। यदि उदाहरण क्रिया का है, उदाहरण क्रिया का है, उदाहरण क्रिया का है और उसके अंत में, और उसके अंत में, उसके अंत में ता हो, ता हो, तो ता के साथ, तो ता के साथ बड़ी ई का प्रयोग करते हैं, बड़ी ई का प्रयोग करते हैं। और आपके एग्जाम्पल रहे ये। यहां तक क्लियर हो रहा है? बस एक बार कमेंट करके बता दीजिए यहां तक क्लियर हो रहा है। तो ये हमारे कुछ नियम थे, जिन नियमों को मैंने आपको पढ़ा दिया। एक क्लास और होगी नियम की, उसके बाद बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कराऊंगा PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो एक लास्ट क्लास नियम की और होगी। 4-5 क्लासों में हम नियम कवर कर चुके हैं, और अगली 4-5 क्लासों तक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर, सभी को क्लियर हो रहा है? एक बार कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्लास को शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। ठीक है, अभी ये रूल्स चल रहे हैं तो अभी क्वेश्चनों की तरफ हम नहीं बढ़े, क्योंकि रूल्स कोई भी आपको अगर देखा जाए यूट्यूब पर पढ़ाने वाला नहीं है।
ठीक है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रूल्स के बारे में, नियम के बारे में, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। जो भी पढ़ाया जा रहा है पेपर उससे फंसेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए परीक्षा गुरु के साथ। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।